हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए प्रोग्राम के जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत जल्द आपका हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। गुप्त और वाकाटक वाली जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2, उसी का वो ये लेक्चर है। तो चलिए आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गुप्त वंश। गुप्त वंश की उत्पत्ति को समझाओ। गुप्त सम्राटों की उत्पत्ति और राजवंश की स्थापना के बारे में विद्वानों ने विभिन्न अलग अलग मत यानी विचार व्यक्त किए बताए हैं। इस विवाद का मुख्य कारण यह है क्योंकि विद्वानों में इनके राजवंश के बारे में, इनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विचार है और मतभेद है। और इस विवाद का जो मुख्य कारण है वो यह है कि गुप्त सम्राटों ने अपने अभिलेखों में अपने मूल, अपनी पहचान और अपनी जाति का उल्लेख नहीं किया है और ना उनके अभिलेखों में उनके प्रारंभिक निवास क्षेत्र की वो कहाँ के निवासी थे इसके बारे में कोई भी विवरण यानी उल्लेख प्राप्त होता है। जब कहीं पता ही नहीं है कि वो कहाँ से आए थे, उनकी पहचान क्या है, उनका वर्ण क्या है, उनकी जाति क्या है, तो इस चीज़ को लेकर जो विद्वान हैं उनमें मतभेद होना लाजमी है। कई अभिलेखों में उनकी वंशावली अवश्य प्राप्त हुई है, लेकिन उनमें मूल निवास और वर्ण का कोई उल्लेख नहीं है। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार गुप्त शूद्र थे और पूर्वी पंजाब के निवासी थे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार गुप्त सम्राट ब्राह्मण वंशीय थे। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने पुत्री का विवाह ब्राह्मण वंश में किया क्योंकि वे स्वयं ब्राह्मण वंश के थे। डॉक्टर अनंत सदाशिव जो हैं और एस.के. आयंगार तथा डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्ता ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि गुप्त सम्राट वैश्य वर्ण के थे। यह कहा गया है कि गुप्त सम्राटों के नाम के अंत में गुप्त शब्द लगाने से स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह क्या थे, वैश्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार, डॉक्टर सुधाकर चट्टोपाध्याय, गौरी शंकर ओझा, डॉक्टर राजबली पांडे कुछ गुप्त सम्राटों को क्षत्रिय मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, किसी ने उनको शूद्र बताने का प्रयास किया है। कोई कहता है वो ब्राह्मण थे, कोई कहता है वो वैश्य थे, तो कोई कहता है वो क्या थे, क्षत्रिय थे। ठीक है, तो यानी विद्वानों में भी अलग अलग बातों को लेकर मतभेद हैं। उपरोक्त विभिन्न मतों तथा उनके समर्थन में दिए गए तर्कों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त सम्राटों के मूल तत्व यानी उनकी पहचान, उनके वर्ण के बारे में स्पष्ट तथा निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भारतीय इतिहास में विभिन्न वर्णों के शासकों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। अगर हम भारतीय इतिहास को देखें तो कई शासकों के बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं और गुप्त सम्राट भले ही किसी भी वर्ण के रहे हों, अपनी खासियत व अपनी योग्यता के आधार पर सक्षम शासक और शक्तिशाली राजा वो सिद्ध हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। गुप्तों का मूल निवास स्थान। गुप्तों के वर्ण के समान उनका मूल निवास स्थान भी विवाद का विषय है कि वो कहाँ के निवासी थे। अनेक साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मगध, मुर्शिदाबाद और मालदा को उनका मूल असली निवास स्थान निश्चित करने का प्रयास किया है। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण बौद्ध चीनी यात्री इत्सिंग का वक्तव्य है। यानी इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमाण जो बात बताई है वो बौद्ध चीनी यात्री हैं इत्सिंग। उन्होंने जो बात बताई है, जो वक्तव्य कहा है, जो एक वाक्य कहा है, जो बात बताई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इत्सिंग के अनुसार महाराजा श्रीगुप्त ने चीनी यात्रियों की सुविधा के लिए एक मंदिर बनवाया था और उसके व्यय खर्च के लिए 24 गांव दान में दिए थे। यह मंदिर जो चीन के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था, मृग शिखावन नामक आश्रम के पास था, जो गंगा तट पर नालंदा से 40 योजन पूर्व की ओर स्थित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर जगन्नाथ के अनुसार श्रीगुप्त का शासन पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में था। उसने सारनाथ में मंदिर बनवाया था जिसका उल्लेख इत्सिंग ने किया है। डॉक्टर श्रीराम गोयल के अनुसार गुप्त सम्राटों के प्रारंभिक शुरुआती उल्लेख और मुद्राएं अधिकांश रूप से पूर्व उत्तर प्रदेश में मिलती है। इस क्षेत्र में गुप्तों के 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार में केवल उनकी एक मुद्रा प्राप्त हुई है। इससे स्पष्ट होता है क्योंकि जो 14 अभिलेख हैं, ठीक है, 14 अभिलेख जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिले हैं, मुद्राएं ज़्यादातर वहीं मिली हैं और बिहार में केवल एक मुद्रा प्राप्त हुई है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है वही गुप्तों का मूल असली निवास स्थान रहा होगा। ठीक है, पुराणों को देखें तो
पुराणों का साक्ष्य भी यही सिद्ध करता है कि गुप्त सम्राटों का मूल निवास स्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का उदय। गुप्त वंशावली की दृष्टि से 3 अभिलेख महत्वपूर्ण हैं। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा, कुमारगुप्त का बिलसर स्तंभ लेख और चंद्रगुप्त के भीतरी अभिलेख। इनमें गुप्त वंशावली दी गई है। इन वंशावलियों से इन बातों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? शीलगुप्त था। पुराणों में गुप्त सम्राट के लिए गुप्त वंश कहा गया है, जिससे यह ज्ञात होता है, पता चलता है कि गुप्त नामक व्यक्ति के वंशज थे ये। इसी आधार पर कुछ विद्वान यह मानते हैं कि गुप्त वंश के संस्थापक का नाम श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। बाद में उसके वंशजों के अभिलेखों में उसके लिए महाराज की उपाधि का प्रयोग किया गया है। यानी श्रीगुप्त को जो उपाधि मिली थी वो कौन सी मिली थी? महाराज की। इस काल में महाराज की उपाधि का प्रयोग राजा के लिए नहीं होता था, बल्कि सामंतों के लिए होता था, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि श्रीगुप्त को जो महाराज की उपाधि दी गई है वो राजा के उसको राजा मानकर नहीं दी गई है, बल्कि सामंत के लिए दी गई थी उस समय। यानी उस समय ये बड़े सामंत हुआ करते थे। महाराज धीराज उपाधि का प्रयोग स्वतंत्र राजाओं द्वारा किया जाता था। जो स्वतंत्र राजा थे, जिनके खुद के राजवंश थे, जिनका खुद का राज्य हुआ करता था, उनके लिए महाराज धीराज की उपाधि लगती थी, जबकि सामंतों के लिए केवल महाराज। गुप्त सम्राटों के अभिलेखों में भी महाराज की उपाधि का प्रयोग सामंतों के लिए किया गया है। गुप्त वंश की स्थापना करने वाला शीलगुप्त ही था। शीलगुप्त का उत्तराधिकारी पुत्र घटोत्कच था, उसका बेटा। गुप्त अभिलेखों में उसकी उपाधि भी महाराज है, घटोत्कच की भी महाराज है, यानी कि वो भी एक सामंत था। इससे ज्ञात होता है कि उसके शासनकाल यानी घटोत्कच के शासनकाल में गुप्तों की शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, साम्राज्य आगे नहीं बढ़ा। स्कंदगुप्त के सुप्रिया अभिलेख में उसे गुप्त वंश का आदिराज कहा गया है, घटोत्कच को। वाकटक प्रभावती गुप्त के अभिलेखों में भी घटोत्कच को आदिराज कहा गया है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, इसकी समीक्षा कीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था। पहले बताता हूँ, शीलगुप्त का पुत्र था घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये घटोत्कच का पुत्र था, यानी कि शीलगुप्त का पोता, तथा उत्तराधिकारी भी यही था। वह गुप्त वंश का तीसरा शासक था। गुप्त अभिलेखों में उसके लिए महाराज धीराज की उपाधि का प्रयोग किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि उसने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और उसका विस्तार भी किया। यह उपाधि उसकी सार्वभौमिक सभी जगह पर सत्ता शक्ति को दिखाती है, प्रदर्शित करती है। चंद्रगुप्त का राज्य वाराणसी तथा दक्षिण में राज्य कौशल की उत्तरी सीमा तक था। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्थान विकास में लिच्छवी वंश का महत्वपूर्ण योगदान था। चंद्रगुप्त के सोने के सिक्के पाए गए हैं, जिनमें एक और चंद्रगुप्त तथा उसकी रानी कुमार देवी को अंकित किया दिखाया गया है। दूसरी ओर सिंह वाहिनी का चित्रण है और लिच्छवे, यानी लिच्छवे का मतलब है लिच्छवी शब्द जो है, लिच्छवी लोग का शब्द लिखा हुआ है। एक तरफ सिक्कों में जो है या तो चंद्रगुप्त का चित्र बना हुआ है या उसकी रानी कुमार देवी का बना हुआ है, जबकि दूसरी ओर सिंह वाहिनी का चित्र है या फिर लिच्छवी लोग लिखा हुआ है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के काल में लिच्छवी शक्तिशाली थे और चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके उनका समर्थन प्राप्त किया, जिससे वह अपने राज्य का विस्तार कर सका, उसे बढ़ा सका। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार संभवतः लिच्छवी और गुप्त राज्य पड़ोसी हुआ करते थे। इस विवाह ने उन्हें संयुक्त यानी कि एक कर दिया, जिससे नए राज्य की शक्ति तथा सम्मान में वृद्धि हुई, उसकी शक्ति में बढ़ोतरी हुई। सामान्यतः विद्वानों की धारणा है कि चंद्रगुप्त ने चंद्र संवत 319-20 ईस्वी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के साम्राज्य के विस्तार का वर्णन करते हुए उसकी विजय सफलता नीतियों को समझाइए। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त था। भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त की गणना गिनती महान विजेता तथा प्रतिभाशाली सम्राट के रूप में की जाती है। उसने अपनी विधियों के द्वारा भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना करी, सबको एक किया। उसके शासनकाल में भारतीय सभ्यता संस्कृति का जीवन उत्थान विकास हुआ। उसने गुप्त काल को भारतीय इतिहास में श्रेष्ठ सबसे अच्छा स्थान प्रदान किया है। समुद्रगुप्त के राज्यारोहण की तिथि 324 से 329 ईस्वी की कही जाती है। ठीक है,
डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार समुद्रगुप्त के राज्यारोहण की तिथि 335 ईस्वी की थी और इस तिथि को ही स्वीकार किया जाता है। समुद्रगुप्त अपनी विधियों के लिए प्रसिद्ध है। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, लेकिन यह तुलना केवल आंशिक कुछ रूप से ही सत्य है। नेपोलियन जो, अगर हम असली नेपोलियन को देखें तो असली नेपोलियन जो था वो अंतिम वर्षों में पराजित हुआ था, हारा था, और उसका पतन भी हो गया था, उसका अंत भी हो गया था। इसके विरुद्ध, अगर इसके विपरीत में उल्टा देखा जाए तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन तो कहा गया है, लेकिन वो कभी भी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ, हारा नहीं है। हरिशेन जो उसका दरबारी कवि है, उसे प्रयाग प्रशस्ति में, समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में सैकड़ों युद्धों का विजेता कहता है। प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण के 12 राजाओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया, हराया था, और उनके राज्य उन्हें वापस कर दिए थे। जीतने के बाद उनकी सारी संपत्ति उन्हें वापस कर दी थी। समुद्रगुप्त के चरित्र और उपलब्धियों का वर्णन। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि वह अपने शास्त्रों के ज्ञान में देवताओं के गुरु बृहस्पति को, और अपने संगीत तथा ललित कलाओं में, संगीत कला वगैरह में जो उसको आता था, उन कलाओं के ज्ञान से नारद और तुमरु को लज्जित करता था, शर्मिंदा करता था, क्योंकि वो अपनी हर कला में बहुत निपुण था। वह स्वयं कवि था और प्रशस्ति में उसे कविराज की उपाधि भी दी गई है, उसे कविराज भी कहा गया है। ठीक है। उसकी एक मुद्रा में उसे वीणा वादन, जो वीणा बजाते हैं, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वह विद्वानों का आश्रयदाता था, उनकी सुरक्षा किया करता था। हरिशेन लिखता है कि उसने अपने पुरस्कारों द्वारा सरस्वती और लक्ष्मी के विरोध को भी मिटा दिया था। उसे धर्म की मर्यादा रखने वाला धर्म प्राचीर बंध कहा गया है। वह शास्त्रों के रास्ते पर चलने वाला था, धर्म की रक्षा करी और धर्म के रास्ते पर ही चलने वाला था वो। समुद्रगुप्त महान विजेता था। उसकी सैनिक प्रतिभा अद्वितीय यानी कि अनोखी थी। प्रयाग प्रशस्ति में हरिशेन उसे शत समर वितत अर्थात सैकड़ों युद्धों का विजेता कहता है। उसके शौर्य, उसकी बहादुरी के संबंध में मुद्राओं में उसके लिए अनेक उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि व्याघ्र पराक्रम, अजीत, पराक्रमांक आदि। अपनी सैनिक प्रतिभा योग्यता के बल पर उसने चक्रवर्ती का आदर्श स्थापित करके समस्त भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। समुद्रगुप्त ने विजय नीति के साथ कुशल कूटनीति का भी पालन किया, अच्छी नीति का भी पालन किया। वह महान कूटनीतिज्ञ था, यानी कि एक महान चालाक राजा था। उसने परिस्थिति के अनुसार विभिन्न नीतियों का अनुसरण किया, अपनाया। आर्यव्रत के राजाओं को नष्ट करके उसने उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। दक्षिण पंथ के राज्यों के प्रति उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। इसका मतलब होता है ग्रहण मोक्षानुग्रह का, कि पहले राजाओं को पकड़ लिया, उन्हें बंदी बना लिया, बाद में उनको माफ़ कर लिया, उनसे संधि कर ली। उसने बंदी राजाओं को मुक्त किया, आज़ाद कर दिया और उनको उनके राज्य वापस किए। उनका आक्रोश, गुस्सा शांत करने तथा उनका मित्र बनने के लिए उदार अच्छी नीति की आवश्यकता थी और वो अपनाई उसने। इस नीति ने पराजित हारे हुए राजाओं में कृतज्ञता की भावना उत्पन्न की और उन राजाओं ने फिर कभी भी विद्रोह करने का प्रयत्न नहीं किया। समुद्रगुप्त की यह विवेकपूर्ण अच्छी नीति थी। समुद्रगुप्त ने विशाल राज्य का सुव्यवस्थित अच्छे प्रशासन स्थापित किया। राखलदास बनर्जी ने उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, समुद्रगुप्त एक महान राजा था, अपने वंश में वह सबसे महान था। उसने एक छोटा सा राज्य प्राप्त किया। जब वो राजा बना तो उस समय बहुत छोटा सा राज्य उसके पास था, किंतु एक बहुत बड़ा साम्राज्य उसने अपने उत्तराधिकारियों को सौंपा, अपने बेटों को सौंपा, क्योंकि उसने अपना साम्राज्य बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। शासन और प्रशासन की प्रणाली को उसने पुनर्गठित किया। इसी प्रशस्ति में हरिशेन आगे कहता है, वह सब राजाओं का नाश करने वाला था। संसार में उसका कोई प्रतियोगी नहीं था और उसकी प्रसिद्धि चारों समुद्र तक फैली हुई थी। वह मनुष्य में देवताओं के समान था, धन में कुबेर के समान था, शक्ति में इंद्र के समान था और विद्वानों में बृहस्पति के समान था। वह यम की भांति अजय, अमर और भले अच्छे पुरुषों के लिए आशा था। वह बुरे पुरुषों का नाश करने वाला था। समुद्रगुप्त का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार कहते हैं, उसके शासनकाल से बौद्धिक एवं सांस्कृतिक संपन्नता का युग आरंभ शुरू होता है, क्योंकि उस समय की बौद्धिक चीज़ें और सांस्कृतिक चीज़ें जो है वो उनका विस्तार हो गया था। समुद्रगुप्त की अंतिम तिथि ज्ञात नहीं है उसके अंत का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी था। भीतरी स्तंभलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए तत्परिग्रहित शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका सामान्यतः भाव प्रतीत होता है कि उसने अपने पिता की इच्छा के अनुसार सिंहासन प्राप्त किया था।
मतलब बहुत जल्दबाजी में उसने जो है अपना तत्पर मतलब बहुत जल्दबाजी में जो है अपने पिता का साम्राज्य ग्रहण किया था उसने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने समुद्रगुप्त का यानी कि क्योंकि उसका बेटा है, वह योग्य पित्र का अयोग्य पुत्र था, योग्य पिता का अयोग्य पुत्र उसे कहा गया है। समुद्रगुप्त के समान वह सेनापति था और उसने अपने महान पिता के साम्राज्य निर्माण के कार्य में वृद्धि की, उसने भी साम्राज्य को आगे बढ़ाया। उसके काल में यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ था, साथ ही साम्राज्य को मजबूती भी मिली। भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय का उचित सही स्थान है। वह महान विजेता के साथ कुशल अच्छा प्रशासक भी था। उसकी शक्ति, शौर्य, बहादुरी उसकी मुद्राओं में अंकित विभिन्न उपाधियों से प्रकट होती है, जिन उपाधियों से उसे अलंकृत किया गया, सजाया गया है, इस प्रकार है। उसे देवश्री कहा गया, विक्रम कहा गया, विक्रमादित्य कहा गया, सिंह विक्रम कहा गया, विक्रमांक कहा गया, अजीत विक्रम, अप्रतिरथ आदि अभिलेखों में उनके विभिन्न नाम प्राप्त होते हैं। सांची अभिलेख में उसे देवराज कहा गया। वाकाटक नरेश प्रवर्तन द्वितीय के अभिलेख में उसे देशगुप्त कहा गया। उसकी एक रानी कुबेर नागा और दूसरी ध्रुव देवी थी। उसकी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय तथा साम्राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त द्वितीय को एक विशाल साम्राज्य उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था। उसको पहले से ही बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था उसके पिता द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा। इस साम्राज्य की सुरक्षा और संगठन के लिए उसे कई युद्ध करने पड़े थे। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात राज्य में अशांति फैल गई थी। चंद्रगुप्त को राज्य रोहण के पश्चात ही जिस समय उसे राज्य मिला, उसे सैनिक अभियान करने पड़े तथा विद्रोहियों का विनाश तथा साम्राज्य में सुरक्षा और सुव्यवस्था, अच्छी व्यवस्था स्थापित करनी पड़ी। चंद्रगुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना शकों को परास्त करके शक सत्ता को समाप्त करना था। उसने शक वंश को हरा दिया और शक सत्ता जो थी पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई। अतः जिस दृढ़ता यानी मजबूती और नियोजित योजना बना करके उस प्रकार से चंद्रगुप्त ने शकों पर आक्रमण किया, उससे यही प्रकट होता है कि वह शक सत्ता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देना चाहता था। इसके बाद भारतीय इतिहास में शकों का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। शकों की शक्ति का पूर्णतः नष्ट कर दिया गया। चंद्रगुप्त ने शकारी की उपाधि धारण की। उसने चांदी के सिक्के चलाए जो केवल पश्चिम भारत में उपलब्ध थे। यानी उसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक वंश पे जो पश्चिम भारत में वंश था उस पर कब्जा किया, उनको खत्म किया और उनके यहाँ से बहुत सारी चांदी जो है लूटी थी और उसी चांदी के सिक्के उसने चलाए थे। शक राज्य में चांदी की मुद्राएं चलती थी। चंद्रगुप्त ने इन मुद्राओं पर अपना नाम व चिन्ह अंकित कराया। चंद्रगुप्त के अन्य विषयों का आधार मेहरौली स्तंभ अभिलेख है। यह लोह स्तंभ दिल्ली के मेहरौली नाम के स्थान कुतुब मीनार के निकट है। इस स्तंभ पर एक लेख उत्कीर्ण खुदा हुआ है जिसमें 6 पंक्तियां दी गई हैं। इसमें चंद्र नामक राजा की विधियों का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि उस राजा ने अपने भुजबल, अपने बाहुबल से अधिक राज्य की स्थापना की थी, बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था। उसका शासन दीर्घकालीन था, लंबे समय तक था। वंग युद्ध जो कि युद्ध उसने लड़ा था, वंग युद्ध में उसने सम्मिलित रूप से आए शत्रुओं को, दुश्मनों को भगा दिया था। जिस समय यह अभिलेख उत्कीर्ण बनाया गया था या लिखा गया था उस समय उस राजा की मृत्यु हो चुकी थी। वह राजा वैष्णव धर्मावलंबी था, धर्म को मानने वाला था। उसने विष्णुपद नामक पर्वत पे विष्णु भगवान का ध्वज स्थापित किया था और ये सारी बातें कहाँ लिखी है? मेहरौली स्तंभ पे जो कि कुतुब मीनार के पास है, ठीक है, जो कि लोह स्तंभ वगैरह है वहां पर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? कि जिस समय गुप्त काल था वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। ठीक है, कैसे? गुप्त काल में भारत ने सर्वोत्तम प्रगति की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, और जो समुद्रगुप्त वाला क्वेश्चन ऊपर दिया था वो भी इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में भारत ने सर्वोत्तम बहुत अच्छी प्रगति की थी। इस काल में राजनीतिक एकता स्थापित हुई और भारत की एकात्म भावना का युग था। यह आधुनिक शब्दों में कहें तो राष्ट्रीयता, देश की एकता की भावना इस समय विकसित हुई, उसका विकास हुआ। शताब्दियों के कई सौ सालों के विदेशी शासन के बाद गुप्त सम्राटों ने राष्ट्रीय गौरव की स्थापना करी, देश को एक सम्मान प्रदान किया। विदेशी शासन को उन्होंने समाप्त किया था। गुप्त सम्राटों ने दीर्घकालीन लंबे समय से चल रही शांति स्थापित की, जिससे आर्थिक समृद्धि आई और मार्ग सुरक्षित किए गए। साहित्य के सभी क्षेत्रों में उच्च कोटि का निर्माण हुआ। कला के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा ने अनोखी अभिव्यक्ति प्राप्त की, उसका अच्छा सम्मान मिला। यह युग
हिंदू धर्म के विकास का युग था। सांस्कृतिक तथा भौतिक विकास ने इस युग को भारतीय इतिहास में अनोखा स्थान प्रदान किया। भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार हुआ। अतः स्वाभाविक है कि विद्वान गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग मानते हैं, क्योंकि हर जगह जो था बढ़ोतरी हो रही थी। डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी लिखते हैं, गुप्त सम्राटों का काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल के अनेक शक्तिशाली राजाओं ने उत्तर भारत को एक छत्र यानी एक छत के नीचे संगठित करके शासन को सुव्यवस्था तथा देश में समृद्धि व शांति की स्थापना की थी। विंसेंट स्मिथ ने गुप्त काल की प्रशंसा तारीफ करते हुए कहा कि हिंदू इतिहास में अन्य सभी युगों की तुलना में महान गुप्त शासकों का जो काल था वो सर्वाधिक सबसे अधिक संतोषजनक अच्छा रहा है। इस युग में साहित्य कला विज्ञान की असाधारण बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक प्रगति हुई और बिना किसी अत्याचार के धार्मिक उन्नति यानी कि विकास भी हुआ था। महान सम्राटों का युग था ये। मौर्य के पश्चात भारत की एकता स्थापित करने का श्रेय गुप्त सम्राटों को है। यानी मौर्य के बाद भारत में कोई एकता का युग लेके आया तो वो थे गुप्त शासक, जिनमें असाधारण शौर्य, आश्चर्यजनक यानी बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बहादुरी का उन्होंने साहस दिखाया और प्रशासनिक क्षमता थी उनके अंदर। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त ने साम्राज्य को एक किया और विदेशियों से भारत भूमि को मुक्त कराया। दुर्लभ संयोग की बात है, एक बड़ी अजीब सी बात है कि गुप्त सम्राटों की 5 पीढ़ियों और योग्य और प्रतिभा संपन्न राजाओं की थी, जिनका शासनकाल लगभग 150 वर्ष था। स्कंदगुप्त ने हूण जो विदेशी जाति थी उसको खदेड़ कर भारतीय प्रदेशों की रक्षा करी। अतः इन सम्राटों की उपलब्धियां महान थी। उन्होंने देश को शांति, सुरक्षा और व्यवस्था प्रदान की, जो मौर्य काल के 400 सालों के बाद स्थापित हुई थी। इससे शांति समृद्धि के युग का सूत्रपात हुआ, वो युग आगे बढ़ा। राजनीतिक एकता का युग। अशोक की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी और स्थानीय राजाओं का उदय हुआ था। इस राजनीतिक दुर्बलता, कमजोरी के कारण शकों और हिंदू यूनानी के आक्रमण हुए थे। लगभग 400 वर्षों तक यह राजनीतिक विखंडन जो विभाजन था बना रहा, देश टूटा रहा। गुप्त वंश के शासकों ने भारत के प्राचीन आदर्श को अपनाया, विवेकपूर्ण अच्छी नीतियां अपनाई और देश की राजनीतिक एकता स्थापित की। लेकिन उन्होंने मौर्य के अनुसार कठोर केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। उन्होंने अपने प्रशासन को कभी भी कठोर कानूनों में नहीं लागू किया, बल्कि अपनी सार्वभौमिक सत्ता के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों को संगठित किया, सभी शक्तियों को आगे आने का मौका दिया, सबको बराबरी में रखा। उन्होंने एक तरीके से नियंत्रण अपना रखा, लेकिन सभी को बराबरी का मौका दिया। शांति व्यवस्था तथा कुशल प्रशासन का युग। गुप्त सम्राट विजेता ही नहीं थे, बल्कि कुशल अच्छे शासक भी थे। अपने विशाल साम्राज्य में उन्होंने कुशल प्रशासन स्थापित किया। इस प्रशासन के अंतर्गत आंतरिक शांति रही, सुरक्षा रही, यातायात के साधनों का समुचित सही व्यवस्था रही। गुप्त सम्राटों ने जन सहयोग भी प्राप्त करने का प्रयास किया, लोगों से सहयोग भी प्राप्त किया। आर्थिक समृद्धि। गुप्त काल आर्थिक समृद्धि का युग था। कृषि, उद्योग, व्यापार का विकास हुआ। इसका मुख्य कारण गुप्त सम्राटों द्वारा स्थापित राजनीतिक एकता, दीर्घकालीन लंबे समय तक शांति, अकुशल प्रशासन का होना था। देश धन से पूर्ण था, धन बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। लोगों के रहन सहन का स्तर भी ऊंचा था। शासक कृषि के विकास के लिए सिंचाई की व्यवस्था करता था। किसानों पे भू राजस्व का भार कम था। यह परंपरागत 1/6 था। राजा भूमि का स्वामी था, लेकिन सही रूप से किसानों को पूर्ण स्वामित्व, पूर्ण भूमि के अधिकार प्राप्त थे। भूमि के मालिक किसान थे। साहित्य का उत्कर्ष। इस समय साहित्य बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। शांति और समृद्धि ने साहित्य तथा कला गतिविधियों को प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया। इस काल में साहित्य, दर्शन, विज्ञान सभी बौद्धिक क्षेत्रों में विकास हुआ। संस्कृत साहित्य का तो यह निश्चित रूप से स्वर्ण युग था। समुद्रगुप्त स्वयं भी संगीतज्ञ था। हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति में संस्कृत भाषा की उच्च कोटि की रचना की गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार विद्वानों का केंद्र था, जिनमें कालिदास सबसे सर्वश्रेष्ठ था। कालिदास के प्रसिद्ध रचनाएं शाकुंतल, मालविका अग्निमित्र, कुमार संभव, रघुवंश, महाकाव्य, ऋतु संहार गीत काव्य और मेघदूत खंड काव्य संस्कृत साहित्य की अमर निधि है, ठीक है, जो कालिदास ने लिखी हैं। इस समय वैज्ञानिक उन्नति का युग था। वैज्ञानिक चीजें जो थी, खोज आगे बढ़ रही थी। गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इस काल के श्रेष्ठ वैज्ञानिक आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त थे। इस प्रकार बौद्धिक क्षेत्र में गुप्त काल स्वर्ण युग था।
गणित, ज्योतिष विद्या, रसायन विज्ञान, धातु विज्ञान में असाधारण प्रगति हुई। रेखा गणित के क्षेत्र में उन्नति हुई और दशमलव के प्रयोग तथा भिन्न की खोज इस काल में हुई। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित तीनों की विवेचना की है। अब आते हैं कला के चरमोत्कर्ष के युग में, क्योंकि इस समय कला भी बहुत ज़्यादा फल फूल रही थी। गुप्तकालीन ललित कलाओं के विकास का भी स्वर्ण युग था। इस काल में चित्रकला और मूर्तिकला की भी अभूतपूर्व उन्नति विकास हुआ और मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ। इस काल में गुफाओं का निर्माण किया गया। वास्तव में ललित अच्छी कलाओं के क्षेत्र में जो विकास इस काल में देखने को मिलता है, उतनी प्रगति के बाद में वो विकास कभी नहीं देखने को मिला। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, हिंदू धर्म का विकास हुआ इस काल में। गुप्तकाल हिंदू धर्म के विकास तथा नव जागृति का युग था। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान विकास के साथ राष्ट्रीय जागृति, विदेश में जागरूकता भी देखने को मिली, जिसका प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। गुप्त सम्राटों ने चक्रवर्ती की स्थिति प्राप्त की। हिंदू धर्म के विकास का प्रभाव साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में पड़ता है। मैक्स मूला, जो कि एक दार्शनिक है, उन्होंने इसे हिंदू नव जागृति कहा है कि ये हिंदू धर्म के लिए नव जागरण काल था। उस समय उसका विकास होगा था। इसमें ब्राह्मण धर्म को पुनः दोबारा प्रभावशाली स्थान प्राप्त हुआ, सर्वोच्च स्थान। गुप्त सम्राट स्वयं वैदिक सभ्यता के महान पोषक और अनुयायी थे। वो वैदिक सभ्यता का समर्थन करते थे। उन्होंने प्राचीन हिंदू आदर्शों को अपनाकर प्राचीन भारतीय संस्कृति की स्थापना की। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और अन्य गुप्त सम्राट भी अपनी मुद्राओं में गर्वपूर्वक इस तथ्य की घोषणा करते हैं, बताते हैं कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म के नए पौराणिक प्राचीन स्वरूपों को अपनाकर स्वयं को परम भागवत भी कहा। संस्कृत भाषा को राजकीय प्रोत्साहन मिला और वह राजभाषा बनी। संस्कृत भाषा की इस उच्चता को बौद्ध विद्वानों ने भी स्वीकार किया और अपने धर्म ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की है। इस प्रकार गुप्त काल में हिंदू धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति को नई शक्ति और स्वरूप प्राप्त हुआ था। धार्मिक सहिष्णुता का युग, यानी कि सहनशीलता का युग। सभी एक साथ रहते थे, सहनशील थे। गुप्त सम्राट वैदिक और पौराणिक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, यानी प्राचीन हिंदू धर्म के समर्थन करते थे। उनके शासन काल में हिंदू धर्म और संस्कृति का विकास हुआ, लेकिन इस विकास में संकीर्णता, कहीं भी बुराई नहीं थी। गुप्त काल धार्मिक सहिष्णुता, सहनशीलता का युग था। गुप्त सम्राट सभी धर्मों और राज्य को सुरक्षा प्रदान करते थे। गुप्त सम्राटों ने किसी धर्म का उत्पीड़न, शोषण नहीं किया। इस काल में जो श्रेष्ठ बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां, बौद्ध धर्म की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उससे यही ज्ञात होता है कि बौद्धों को अपना धर्म पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। इस काल में अनेक अभिलेखों में बौद्धों को दान तथा बौद्ध मूर्तियों की स्थापना का विवरण प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म की अनेक गुफाओं जैसे कि अजंता, कान्हेरी का निर्माण इसी काल में हुआ था। वल्लभी की जैन संगति जो महासभा थी, वो गुप्त काल में हुई थी। धार्मिक सहिष्णुता की इस भावना ने गुप्त काल को स्वर्ण युग बना दिया। धार्मिक द्वेष यानी विवाद, संकीर्णता, बुराई ना होने से लोगों में सहयोग और सौहार्द, मतलब प्यार प्रेम का विकास हुआ। यह युग अशांति से मुक्त था। ब्राह्मण धर्म का विकास हुआ, लेकिन साथ ही जैन और बौद्ध धर्म का भी विकास इस समय हुआ था। बृहत्तर बड़े भारत का निर्माण हुआ। भारतीय संस्कृति का प्रसार सुदूर दूर पूर्व में हुआ, जिससे बृहत्तर बड़े भारत का जन्म हुआ। गुप्त सम्राटों ने जिस गौरव शक्ति की स्थापना की, उससे भारतीय संस्कृति के प्रसार में प्रोत्साहन मिला। धर्म के प्रचार, व्यापार की स्थापना और संस्कृति की स्थापना से प्रेरित होकर आगे बढ़ के अनेक भारतीय साहसिक व्यापारी और धर्म प्रचारक दक्षिण पूर्व एशिया में गए और उन्होंने बाली, जावा, सुमात्रा, मलाया, कंबोडिया में उपनिवेशों की स्थापना की। वहाँ पे लोगों को जो है धर्म की चीज़ों का प्रचार किया। इससे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में प्रसार हुआ। गुप्त सम्राटों की उपलब्धि। भौतिक समृद्धि, बौद्धिक विकास, सुख और शांति के कारण ही इस काल के विद्वानों ने इस युग को स्वर्ण युग कहा है। साम्राज्य तथा मानवीय जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। इस विकास तथा प्रगति में गुप्त सम्राटों का महत्वपूर्ण योगदान था। गुप्त सम्राट उदार थे। उन्होंने साहित्य तथा कला के विकास को प्रोत्साहन तथा आश्रय सुरक्षा प्रदान किया। उन्होंने देश को शांति व्यवस्था प्रदान की। राज्य लोगों के दैनिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। इससे मानव की प्रतिभा और व्यक्तित्व जीवन को विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ और आर्थिक गतिविधियों का भी विकास हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्तकालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की विवेचना कीजिए। गुप्तकाल की सामाजिक दशा। गुप्त सम्राटों की महान सफलता यह थी कि उन्होंने शक तथा कुषाणों के विदेशी शासन को समाप्त किया। इस काल की वर्ण व्यवस्था में
उदार अच्छी दृष्टिकोण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। गुप्त अभिलेखों में जातियों का उल्लेख कम हुआ है जबकि वर्णों का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ है कि विभिन्न वर्णों के कर्तव्य पालन पर अधिक जोर दिया गया था। राजाओं के कर्तव्यों में वर्ण व्यवस्था की रक्षा का उल्लेख परंपरागत सही रूप में अभिलेखों में किया गया है। ब्राह्मणों की स्थिति इस काल में वैदिक धर्म वैष्णव विष्णु धर्म के रूप में स्थापित हुआ था। इससे ब्राह्मणों की श्रेष्ठता भी स्थापित हुई। ब्राह्मणों का कर्तव्य अध्ययन करना, अध्यापन करना, धार्मिक कर्मकांड, दान ग्रहण करना था। इस काल में अनेक ब्राह्मणों का उपयोग राज्य अधिकारी, सैनिक, प्रशासक के रूप में उल्लेख प्राप्त होता है। ऐसे भी उदाहरण हैं कि ब्राह्मणों ने व्यक्तियों के व्यवसाय कामों को अपनाया था, एक आम नागरिक के काम भी अपनाए थे। इस काल में स्मृतियां जो ग्रंथ मिले हैं उन्होंने ब्राह्मणों के विशेष अधिकार तथा उनकी सर्वोच्चता के प्रावधानों को स्पष्ट किया है कि वो सर्वोच्च थे। बृहद संहिता जो बृहद ग्रंथ है उसमें ब्राह्मणों के लिए नगर में पृथक अलग आवास घर की व्यवस्था का उल्लेख है कि वो अलग रहते थे। विभिन्न वर्णों के लिए विभिन्न प्रकार के मकानों का प्रावधान है। नागद स्मृति ग्रंथ में ब्राह्मणों को करों से मुक्त रखा गया है। पूर्व स्मृतियों में ब्राह्मणों को दंड व्यवस्था में विभिन्न छूट दी गई है कि उन्हें दंड में छूट मिली हुई थी। इनमें कहा गया है कि ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। दान पात्रों से ज्ञात होता है कि अधिकांश ब्राह्मण सामवेदी और यजुर्वेदी थे। क्षत्रिय तथा वैश्यों की स्थिति क्षत्रियों का कर्तव्य अध्ययन करना, दान तथा रक्षा करना था। हरिशेन ने समुद्रगुप्त को विद्वान तथा कवि कहा है। गुप्त काल के अभिलेखों में क्षत्रियों का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। इस काल में अनेक क्षत्रियों ने व्यक्तियों का व्यवसाय अपना लिया था। इस काल के साहित्य में शक्तियों के विभिन्न रूप जैसे कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार वैश्यों का कार्य क्या है? कृषि करना, पशुपालन करना और वाणिज्य था। इन कार्यों में उन्हें शूद्रों से सहयोग लेना पड़ता था। व्यवहारिक सही रूप से देखा जाए तो वैश्यों का स्थान इतना निम्न, इतना नीचे नहीं गया था उस समय, और समाज में उनका प्रतिष्ठापूर्ण यानी सम्मानपूर्ण स्थान था। फाहियान जो था चीनी यात्री, वो कहता है कि धनी वैश्यों ने नगरों में सत्र और औषधालय स्थापित किए थे। वैश्यों को व्यवसाय काम बदलने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। आगे बढ़ते हैं शूद्रों की स्थिति पर। इस काल में शूद्रों की जो स्थिति में सुधार हुआ वो इस काल में कृषक, किसान तथा शिल्पी मुख्य रूप से शूद्र वर्ण के लोग थे। किसानों के रूप में उनका उल्लेख बार बार प्राप्त होता है। कृषि मजदूर सभी शूद्र थे। गुप्त काल की आर्थिक समृद्धि से शिल्पकारों का जीवन स्तर ऊंचा हो गया था। पुराणों में शूद्रों के व्यापार करने के अधिकार को स्वीकार किया गया है। फाहियान के वर्णन से ज्ञात होता है कि इस काल के समाज में एक अस्पृश अछूत वर्ग भी था। वह नगर के बाहर रहते थे और केवल दिन में नगर में प्रवेश कर सकते थे। लोग उनके स्पर्श, उनके छूने से बच सकें, वह ढोल बजाते हुए नगर में वो प्रवेश करते थे, जिसे सुनकर लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लिया करते थे, जिससे उन पर दृष्टि ना पड़े और वो अपवित्र ना हो। फिर आता है दास प्रथा। इस काल में दास प्रथा प्रचलित थी। कुछ शूद्रों को दासों की श्रेणी में रखा गया था। महाभारत तथा कात्यायन व नागद स्मृतियों में मनुष्य को बेचने की निंदा की गई है। फिर भी इस प्रकार का क्रय विक्रय उस समय खरीद और बेचना चलता रहता था। स्त्रियों की दशा। इस काल के साहित्य व कला में नारी का आदर्श चित्रण है, किंतु व्यवहारिक सही रूप में उनके अधिकारों में कमी की गई। महाभारत में पत्नी के बिना जीवन को शून्य, जीरो बताया गया है, लेकिन वास्तविक जीवन में स्त्रियों की स्थिति निम्न थी, बेकार थी। बाल्यावस्था में विवाह और सती प्रथा इसी काल में चल रहा था। कन्या को समस्या समझा जाने लगा और उनकी रक्षा पर जोर दिया गया। कालिदास के नाटकों और मृच्छकटिकम में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में स्त्री को वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने का निश्चित कर दिया गया कि उस समय स्त्री को वैदिक मंत्र उच्चारण नहीं करने दिए जाते थे। इससे उनकी धार्मिक शिक्षा बंद हो गई। इस काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। स्त्रियां प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में भाग लिया करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल की आर्थिक दशा। गुप्त काल आर्थिक समृद्धि का युग था। विशाल गुप्त साम्राज्य ने शासन व्यवस्था के द्वारा शांति तथा सुरक्षा प्रदान की थी, जो लगभग 2 शताब्दियों तक बनी रही। इससे कृषि, उद्योग, व्यापार में उन्नति हुई और देश समृद्ध हुआ। इस काल के अनेक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें भूमि के क्रय विक्रय, भूमि को खरीदने और बेचने के संबंध में ज्ञात होता है, और यह भी ज्ञात होता है कि कृषि का इस समय विस्तार हो रहा था। कृषि बहुत ज़्यादा इस समय आगे बढ़ रही थी। आगे बढ़ते हैं कृषि पर। कृषि राज्य की आय का मुख्य साधन था। इसमें गेहूं, चावल, जौ, तिल, ईख मुख्य थे। ये खाद्यान्न की फसलें थी।
सिंचाई की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य था। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील की मरम्मत स्कंदगुप्त के काल में राज्य ने करवाई थी। फलों के विस्तृत बड़े भागों का उल्लेख किया गया है, जिनमें आम, केला, नारियल प्रमुख थे। कृषि के विस्तार और सिंचाई सुविधाओं के कारण भूमि की मांग बढ़ गई थी। तत्कालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता कम हो गई थी। ग्रंथों में भूमि की 5 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। पशुपालन, कृषि के अलावा वनोपज, जो पेड़ पौधे वगैरह हैं, पशुपालन भी जीविका का साधन था। हाथी दांत, चमड़ा, कस्तूरी, जड़ी बूटियाँ, महुआ से शराब का निर्माण होता था। चंदन या लकड़ी आदि ये वन उपज का महत्वपूर्ण स्थान था। स्मृतियों में पशुपालन वैश्यों का कार्य कहा गया है। धातु तथा उद्योग, खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में थी। गुप्तकाल की प्राप्त मुद्राएं हैं, जिनमें अधिकांश सोने की हैं। तत्कालीन साहित्य में सोने और चांदी के आभूषण का उल्लेख हुआ है। ताम्रपत्रों का व्यापक प्रचलन था। मेघोली का लोह स्तंभ तथा सुल्तानगंज से प्राप्त कांस की बुद्ध मूर्ति धातु की अच्छी प्रमाण है। लोहे के शस्त्र तथा अन्य वस्तुएं इस समय बनती थी। खनिज उद्योग के अलावा बहुमूल्य मणियों का प्रयोग होता था। समुद्र से मोती, सीप, मूंगा निकालना प्रमुख उद्योग था। रत्नों की जांच पड़ताल की कला अत्यंत विकसित थी। वस्त्र उद्योग, यह उद्योग उन्नतिशील अवस्था में था। अमरकोश में 4 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख हुआ है। देशों के बने हुए कपड़े पहला, रुई के बने कपड़े, रेशमी वस्त्र और ऊनी कपड़े। कालिदास ने अत्यंत महीन मलमल वस्त्र का उल्लेख किया है। वस्त्र सूती, रेशमी तथा ऊनी बनाए जाते थे। सिले और बिना सिले दोनों प्रकार के वस्त्र उस समय चल रहे थे। अब आते हैं श्रेणियों पर। कृषि तथा उद्योगों में विशाल उत्पादन के कारण समृद्धशाली आंतरिक तथा बाहरी व्यापार संभव हो चुका था। यह व्यापार 2 पृथक अलग अलग वर्गों में किया जाता था। प्रथम श्रेणी वर्ग, जो ग्रामीण तथा नगर के क्षेत्रों में अपने क्रय विक्रय द्वारा स्थानीय जनता की आवश्यकता पूरी करता था। ठीक है, तो एक तो वो है जो पहला वर्ग जो है वो ग्रामीण और नगर में जो खरीद फरोख्त आवश्यकता है उसको पूरी करेगा, और दूसरे वर्ग में वो जो देश और विदेश का माल मांग के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाते थे। कुषाण सातवाहन काल में श्रेणियों के उल्लेख में वृद्धि हो जाती थी समूहों में, जिससे ज्ञात होता है कि व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हो रही थी। उद्योग, व्यापार तथा बैंकिंग के लिए पृथक अलग से श्रेणियां थी। इस काल में श्रेणियों की विशाल संगठन थे। श्रेणियां सार्वजनिक कल्याण के कार्य करती थी। मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि तंतुवाय श्रेणी ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। व्यापार वाणिज्य, गुप्तकाल में मुख्य व्यापारिक केंद्र मथुरा, काशी, प्रयाग, पाटलिपुत्र, उज्जैन, महिष्मती थे, जो मुख्य व्यापारिक स्थल मार्गों पर थे। पेरिप्लस के अनुसार भारत से निर्यात बेचे जाने वाली वस्तुओं में मसाले, हाथीदांत, रेशम, हीरा, बहुमूल्य मणियां, जवाहरात, वस्त्र आदि भेजे जाते थे। भारतीय वस्तुओं को पश्चिमी देशों में सिंगल यानी कि श्रीलंका से आयात किया जाता था। भारत में दास और घोड़ों का आयात होता था। पूर्वी तट पर कावेरीपट्टनम, टोंडल मुख्य बंदरगाह थे, जहां से दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन से व्यापार होता था। चेर राजा ने समुद्री डाकुओं तथा यवनों को कठोर दंड देने की व्यवस्था की थी, जिससे समुद्री व्यापार सुरक्षित रहे। भारत में बड़े जहाज़ों का निर्माण होता था तथा बंदरगाहों में प्रशिक्षित यानी कि बिल्कुल ट्रेंड वंशानुगत मल्ला वर्ग उपलब्ध था। मल्ला जाति जो नाविक होती है। 5वीं शताब्दी के आरंभ से व्यापार में गिरावट आने लगी। स्कंदगुप्त के सिक्के में स्वर्ण शुद्धता कम होना, तांबे के सिक्के की बहुलता होना व्यापार में गिरावट के लक्षण हैं। वेतन के बदले भूमि देना भी मुद्रा की कमी प्रकट करता है। गुप्तकाल के अंतिम वर्षों में भूमि देना सामान्य बात हो गई थी। 5वीं शताब्दी में हूणों ने रोम साम्राज्य नष्ट कर दिया। इससे भारत का रोम साम्राज्य से व्यापार क्या हो गया, बंद हो गया था। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम। गुप्तकाल में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। गुप्तकालीन साहित्य में स्त्रियों का आदर्श चित्र, एक अच्छा चित्र प्रस्तुत किया गया है। महाभारत में कहा गया है कि पत्नी के बिना जीवन बिल्कुल शून्य ना के बराबर था। यह भी कहा गया है कि पत्नी समस्त दुखों का निदान थी, कि सारे दुख जो है पत्नी के आने से दूर हो जाते थे। गुप्तकालीन साहित्य में ऐसे प्रमाण भी उपलब्ध हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उच्च परिवारों की महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। अनेक स्त्रियों का उल्लेख है जो वनों में रहती थी। यह भी प्रमाण प्राप्त है जिनसे ज्ञात होता है कि कन्याओं को संगीत व नृत्य में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। गुप्तकालीन साहित्य में स्त्रियों का जो चित्र पेश किया गया है उसका उद्देश्य नारी के प्रति सम्मान प्रकट करना है। उच्च वर्गों में उनका सम्मानजनक स्थान बना हुआ था। बाल विवाह का प्रचलन भी मौर्योत्तर काल, मौर्य के बाद के काल में शुरू हो गया था। अशिक्षा तथा बाल विवाह से स्त्रियों की स्थिति गुप्त काल में खराब होने लगी थी। बृहस्पति स्मृति में जो ग्रंथ है उसमें विधवाओं के विवाह को निषेध मना कर दिया गया।
विधवाओं की दशा दयनीय खराब हो गई। कुछ वर्गों में तो सती प्रथा का प्रचलन भी होने लगा था। स्त्रियों को जन्म से मृत्यु तक नियंत्रण में रहना पड़ता था। गुप्त काल में उन्हें ऐसी संपत्ति कहा गया है जिसे किसी को भी नहीं दिया जा सकता था। उच्च वर्ग की स्त्रियां सुशिक्षित पढ़ी लिखी होती थी और प्रशासन विभाग लेती थी। प्रभावती गुप्त ने संरक्षिका के रूप में लंबे काल तक समय तक वाकाटक प्रशासन को चलाया था। तत्कालीन साहित्य में कूटनीति में प्रवीण तथा विभिन्न कलाओं में दक्ष स्त्रियों का उल्लेख भी पाया जाता है कि उस समय बहुत योग्य महिलाएं हुआ करती थी। अभिज्ञान शकुंतलम में कालिदास अनुसूया को, या अनुसूया जो महिला है उसको इतिहास का ज्ञाता कहता है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि पत्नी को अपने पति की पूजा भगवान के रूप में करनी चाहिए। वेद व्यास भी कहते हैं कि अगर पति विदेश गया हो तो पत्नी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। गुप्तकाल की स्मृतियों में पत्नी को उत्तराधिकार प्रदान किया गया था। स्त्रियों को अपने पति का उत्तराधिकारी माना गया है। इसमें कहा गया है कि अगर पति का कोई पुत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्त्री उसकी उत्तराधिकारी होगी और उसके बाद उसकी कन्याएं उत्तराधिकारी होंगी। महाभारत में कहा गया है कि पुत्र के अभाव में कमी में पुत्री को उत्तराधिकारी माना जाए और कम से कम आधी संपत्ति उसे दे दी जाए। स्त्री का जिस संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है उसे स्त्री धन कहा गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है टॉपिक पसंद आया होगा। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्त्री वाला जो क्वेश्चन है ये जो मैं लास्ट कराया है ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, और गुप्त काल की आर्थिक और सामाजिक जो स्थिति मैंने आपको उसमें बताई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना जल्दी हो सके इसको यूनिट को आप कवर कर लीजिएगा और देखिएगा ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।